जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। 10 स्टोरी बिल्डिंग है, यकम जनवरी 12 को हमने खरीदी थी, डेट ऑफ परचेज है इसकी। इसकी कॉस्ट 1 मिलियन थी, जिसमें 5 लाख लैंड और 5 लाख बिल्डिंग है। 10 लाख में से 5 लाख लैंड, 5 लाख बिल्डिंग। द बिल्डिंग हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years। एसएल यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज इट्स हेड ऑफिस। तो ये पीपीई है और पीपीई ही रहेगा, ट्रांसफर वगैरह भी नहीं किया। अब यकम जनवरी पर ये क्या है जी, डीएचए, डीएचए वाली बिल्डिंग आ गई। अब यकम जनवरी पर ओपनिंग हमें चाहिए, कॉस्ट भी और ओपनिंग हमें चाहिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। ऐसा ही है, अब बोलो तो हाँ। अच्छा जी, तो अब चूंकि कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, तो एसेट से हमने जब पूछना है ना कि अच्छा ये निकालनी किस दिन है वैसे, बाय द वे ओपनिंग 31 दिसंबर 18 की शाम को निकालना, वो यकम जनवरी 19 को ओपनिंग बनेगा। प्रदीप याद रखा करें, चाहे इधर कॉस्ट मॉडल है पर रीवैल्यूएशन मॉडल में तो ऐसे ही करते थे ना, हर जगह ऐसे ही करें, बस याद ही रहे ताकि। अब 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर आपने पूछा, हेलो डीएचए बिल्डिंग, क्या आप अपनी जिंदगी में कभी रीवैल्यू हुई है? नहीं। इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट। अब वो कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन। ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली प्रॉपर्टी है ना, लैंड और बिल्डिंग दोनों ही है इसके अंदर, ठीक है ओके। तो डीएचए प्रॉपर्टी कितनी पर पड़ी है, 1000 बेटा, 1 मिलियन 1000 में चल रहे हैं ना, ये भी ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स है, ठीक है। कोई और बिल्डिंग तो नहीं है, अगली कौन सी है, ठहरो ग्वादर और वजीरिस्तान, ऐसे ही है, ये उधर ही चल जाएगी जी। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा हो सकता है, हम बस किधर से सवाल आया, हम बस डेप्रिसिएशन नहीं, किसी और ने किया, तुम्हारी आवाज नहीं थी, नहीं दोबारा बोलो, इसमें बोलो ना, इसमें हाँ तुम ही मुझे मेरे दिमाग में, लेकिन वो आवाज तुम्हारी फीड ही नहीं असल में। नहीं, लैंड एंड गला खराब है, पतली होगी इसलिए आवाज। लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस डेप्रिसिएशन करते हुए सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन को डेप्रिसिएट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। असल में ना ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अलग करना चाहे तो डीएचए लैंड अलग कर ले, बिल्डिंग अलग कर ले, लैंड 500 पड़ा रहेगा, बिल्डिंग 500 माइनस डेप्रिसिएट नजर आएगी, पर क्या पड़ता है ओके। तो लैंड एंड प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ठीक है। अ 10 स्टोरी बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड इन डीएचए, जिसके अंदर 5 लाख लैंड का 5 लाख बिल्डिंग है। तो अगर आप एक ही कॉलम में रखो तो लैंड बिल्डिंग, मैंने कहा था अलग कर लेना, लेकिन यहाँ जगह पहले ही कोई नहीं है, बट ठीक है जाने दो, आसान है, कोई रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो अलग किया करो, वरना इकट्ठा रख लो, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए आपने 500 लेना, 1000 लेना बस ओके जी। आप कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कुछ भी नहीं है, कॉस्ट मॉडल जो है। अब 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर, यकम जनवरी 19 पे नहीं, 31 दिसंबर, ये यकम जनवरी 19 का ओपनिंग है, लेकिन हम निकाला कहां करते हैं खड़े होकर इसको, 31 दिसंबर। वैसे ही आदत है, वरना इसमें तो काम चलेगा, कॉस्ट मॉडल में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन रूल बस रिवाइज हो जाता है ना जरा, ठीक है। तो 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर हमने पूछा था बिल्डिंग से कि आपको भी रिवैल्यू हुई, उसने कहा नहीं। तो फिर हमने कहा था कि एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ ये 31 दिसंबर 18 तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी, छोटी सी, लेकिन छोटी सी। ये जो जगह खाली पड़ी है यहाँ पे ना कर लूं वर्किंग, चलो यार यहाँ पे कर लो वर्किंग 7, छोटी सी वर्किंग है, जैसे आपने यूं करके कर लेनी है, आप यूं करके वर्किंग करना, छोटी छोटी वर्किंग बस ऐसे, ठीक है। ये तो वर्किंग नंबर 7 और लिख ले भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, बोलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम एज ऑन 31 दिसंबर 18। इतनी बातें नहीं लिखते होते आप, तो सिर्फ ये वाला काम करेंगे जो मैं कर रहा हूं। कॉस्ट कितनी है, 500, बिल्डिंग ओनली, ठीक है। लाइफ गिवन थी उसकी 40 साल, अब ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। खरीदा था इसको यकम जनवरी 12 पे, 31 दिसंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो यकम जनवरी 19 पर आएंगे वो गड़बड़ करेंगे, वो 19 का साल गिन जाएंगे, हालांकि 19 का साल की डेप्रिसिएशन अलग से दिखानी है, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका ये कर लो कि 1 साल की डेप्रिसिएशन अलग से निकालो, ताकि ये वर्किंग आपकी दोनों जगह रेफर हो जाए। कितना आता है 1 साल की डेप्रिसिएशन, कितनी आती है जी, 12.5 आती है ना, और इसको मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर आया है, डन हो गया जी। इसकी रेजल वैल्यू तो नहीं गिवन कहीं, नहीं ये इसकी नहीं है, ग्वादर की है, चलें खैर ठीक है। इसकी होती तो इसकी हम लेते, वो एक्सेप्शन सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है जो मजबूरन फेयर वैल्यू पर नहीं जा सकती थी, कॉस्ट पे जी। तो ये वर्किंग 7 का रेफरेंस दे दिया करो, रेफरेंस छोटे छोटे, ठीक है। यहाँ पे आपने 31 दिसंबर 19 पर क्लोजिंग था 87.5, तो यकम जनवरी 19 का ओपनिंग भी बन गया 87.5, ठीक है जी। अब 19 के साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसलिए 1 साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल दी, इसी वर्किंग में रेफर कर दो, 12.5 इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो टोटल कितनी डेप्रिसिएशन बन चुकी है, पूरा 100, 80 90 पूरा 100, माइनस करो 900, इसकी बुक वैल्यू आ गई। कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 40 ईयर्स। ये ऐसे मैंने बीच में जबरदस्ती घुसा दिया, देखो ना। चलो खैर, ये इतने सवाल नहीं होना था, इससे बहुत कम टाइम होना था, लेकिन पीपीई साथ करने की वजह से ना टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, कोई सवाल अब आप करने के काबिल होंगे। ओके नाउ कुछ रह गया, अभी भी रहता है, वो पहले वजीरिस्तान कर ले जी। ऑन यकम मई 19 एसएल परचेज्ड अ प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 5500। तो यकम मई 19 पर एंट्री करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ओपनिंग में कोई नहीं पड़ी थी, कितना 5500। देखो ना, अब ये मेरे सवाल शुरू हुए तो डेटा अल्लाह की तरह चेंज हो गया।
असल में ये एडजस्टमेंट इसलिए डाली थी कि किसी सवाल में एडिशन था नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ना पास पेपर में ना इधर, तो बल्कि पास पेपर बाद में आ गया था, इसके बाद में आ गया था। खैर एडिशन है। फिर ऐसे ही कराची वाली बिल्डिंग बेची है, वो कहीं पे डिस्पोजल अभी टेस्ट भी नहीं हुआ, वो भी देख लिया। और ये वजीरिस्तान वाली प्रॉपर्टी खरीदी भी गई थी और इसमें मैंने लॉस भी शो किया, ये भी नजर नहीं आया था आपको किसी सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें पूरी की थी सवाल के अंदर। ले जी एडिशन हो गया, बोलो। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसने इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए खरीदा है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 19 आया तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज डिक्रीज्ड टू लेजर बनाए। ज़बानी हो रहा है काम, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मैं करी जा रहा हूं, लेजर करी जा रहा हूं। अब जब पेपर पे जाएंगे ना तो फिर मजबूरी के दर्जे में बस लेजर बनाया करेंगे जब समझ नहीं आएगी तो, वरना तो इतनी सिंपल चीज है। ये 5500 माइनस 4300 है, तो ये जो है लॉस वो फिगर लिख दो माइनस में, बस इतनी सी वर्किंग चाहिए। समझ रहे हैं ना, मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका इस वक्त, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी अभी तो जब एक बार कर लेंगे उसके बाद फिर थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करेंगे। अब जब मैं बाद में सवालों के अंदर किया करूंगा ना 5500 माइनस 4300, आपको पता होगा कहानी क्या चल रही है, तो फिर आप उसको कबूल कर लेंगे उस बात को। और अगर डायरेक्ट ही काम करता तो आप हर एडजस्टमेंट बैठे होते, अब ये क्या हुआ है, अच्छा अब ये क्या हुआ है, पहले प्लस लेना माइनस, अजीब अजीब रट्टे लगा रहे होते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वजीरिस्तान वाली है हमारी, फेयर वैल्यू मॉडल पे है। ये किस दिन खरीदी है, यकम मई 2000। अभी तक देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 5500, ये एडिशन है। अभी तक सब में क्या आ रहा था, इधर देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है ओपनिंग, पड़ी है ओपनिंग, ठीक है, कोई नहीं पड़ी थी, ये आई है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट नहीं हो तो पीपी से ट्रांसफर था, पड़ी नहीं थी, आई है, लेकिन इन्वेंट्री से ट्रांसफर हुई, इसलिए कैश नहीं आ रहा, ठीक है, पर ओपनिंग भी नहीं था। ओके, यहां पर ना पड़ी थी ना ट्रांसफर इन हुई है, नहीं जाके खरीदी हमने वजीरिस्तान में प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, और चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो 31 दिसंबर 19 पर इसको उठा के कहां लेके आना है, इसकी फेयर वैल्यू पर। तो 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, ओए पहली एडजस्टमेंट मैंने बनाई और पहली में क्या आ गया, लॉस। सर आप ना ही करते हैं ना, आप एडजस्टमेंट ना ही करते खुद से बेटा, फिर लॉस दिखाना था बस मैंने, और कोई मसला नहीं था, ठीक है जी। अब पहली बार यहां पर आया है 1200 इस साइड पे, ये फेयर वैल्यू लॉस है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो रही है, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू लॉस जो बैलेंसिंग आया है ये भी कहां जाएगा, तो ये किसी सवाल में हमने देखा नहीं था, जब भी देख रहे थे गेन ही देख रहे थे, तो आपके जहन में ये ना आ जाए कहीं कि लॉस तो आ ही सकता भाई। जब हमने खरीदी थी हालात बेहतर थे, फिर हालात गड़बड़ कर दिए इन लोगों ने वहां पे, तो फिर फेयर वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, फेयर वैल्यू कम हो गई तो लॉस बुक करें, अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो जी ईयर एंड पर डिस्पोजल नहीं हुआ बल्कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई, कितनी। अब ये पूरा लेजर नहीं बनाना आपने, ये 1200 छोटी सी वर्किंग आप शो कर सकते हैं 5500 माइनस 4300, लेकिन वो सिखाने के लिए, पक्का करने के लिए मैं अभी लेजर बना रहा हूं, पहला दिन है ना मेरा। उसके बाद ट्रांसफर इन आउट कोई नहीं हुआ, और ये कितने पर नजर आ रही है। अब मुझे बताओ कि मॉडल कौन सा है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर ये सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंजॉइंग विद उमैर एंड ढेर सारे अदर्स। नेक्स्ट है खाए खाए कराची, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19। यकम जनवरी 19 पर उसकी फेयर वैल्यू थी 8200, वो बिक गई है 30 अप्रैल 19 पे 9000। अच्छा अब ये ट्रांसफर नहीं है कि फिर पागलों की तरह पहले 30 अप्रैल पे उसको फेयर वैल्यू बनाए गेन लॉस निकाले, तो जब आप 30 अप्रैल पे बेचेंगे तो वो फेयर वैल्यू निकाल के भी गेन लॉस पीरियड में जाना था, लेकिन तो एक्चुअल गेन आ गया ना। तो आपने क्या करना है, आपकी प्रॉपर्टी पड़ी थी फेयर वैल्यू पर साल के शुरू में, दुराने साल बिक गई तो वही फेयर वैल्यू क्रेडिट, भाई आप आगे हो जाना, उसको गुजारते ना रहना, आगे हो जल्दी करो जिस सीट पे बैठा था भाई, ठीक है। तो जिस अमाउंट पर पड़ी है उसको, ये तो हमने किया था, ये हमने किया था वर्किंग नंबर 9, मुख्य वर्किंग है बढ़ी जा रही है, ये हमने किया था क्वेश्चन, जो हमने वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन किया था ना, तो जब मैं दूसरे दिन आया था उसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया था, ये काम किया था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास थी कराची वाली, फेयर वैल्यू पर थी, यकम जनवरी 19 पर हमने उसको रखा हुआ था फेयर वैल्यू पर कितनी, और क्या हुआ, ये बिक गई। ये बिक गई तो आपको मैंने क्या एंट्री बताई थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करो फेयर वैल्यू से 8200 और डिस्पोजल से छोड़ो, कैश को डेबिट करो कितने से, 9000 की बिकी है ना, और 800 रुपए का क्या आ गया गेन। अब ये गेन ऑन डिस्पोजल है पीएनएल में बैलेंसिंग बैंक को। लेकिन अगेन वही बात, मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में सिर्फ क्या चीज चाहिए मुझे, 8200। डिस्पोजल की एंट्री पूरी तब करूं जब पीएनएल बनाना है। बातें वही हैं, मिलती जुलती है, बस काबू रखना है, इसलिए मैं डेड स्लो चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सक्सेसफुली आज आपका एक और लेक्चर वेस्ट किया मैंने, हाँ जी, स्लो चला के। तो अब अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर मैं जंगलों में निकल जाऊंगा जी। तो देखो भाई इधर देखो, प्रॉपर्टी ओपनिंग पर कितने पड़ी है 80, कोई एडिशन हुआ, बल्कि यही हमने क्या कर दिया 8200 से इधर से क्रेडिट, चलो ले जाओ डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट करो, कैश क्रेडिट लिखो और गेन लॉस निकालो। मेरे नोट पे क्या फर्क पड़ेगा, ना इस रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ना है ना इस पे, यहां से निकल कर गई प्रॉपर्टी, बिक गई, ठीक है, ओके सही। अब इसका अगर कोई सरप्लस पड़ा कि शायद ये पहले ट्रांसफर हुई होती कभी, तो ये इस दिन ट्रांसफर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब पड़ी नहीं है तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहां से आई, यहां पे क्या बच गया जी, 0। पर मॉडल कौन सा था, इसलिए अगले हिस्से का कोई सवाल ही पैदा नहीं। इतना सारा नोट बनना सी, तो नोट तो उल्टा आसान हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आके, चीजें समझ आ रही हैं। लो जी गवादर पहुंच गया, वह गवादर से वैसे आगे निकल गए थे तो गवादर वापस आए। फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन गवादर
रेंटेड आउट है जो, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, तो फिर एक्सेप्शन है। फिर स्टैंडर्ड ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है, ये एक्सेप्शन है, इसको किस पे रख लो, कॉस्ट पे रख लो, ठीक है। लेकिन दो चीजों की एहतियात करो, रेजिडुअल वैल्यू 0 लेनी है और फेयर वैल्यू बाद में निकल भी आए, फेयर वैल्यू बाद में पता लग भी जाए, आगे लिख ही लो यार, मेरे पास नहीं है जगह, पता लग ही जाए तब भी कॉस्ट मॉडल पर ही रहेगी, ठीक है। ये लिख लिया आपने, मैंने मिटाना भी है, फिर डालना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, अगर कभी डिटर्मिनेबल नहीं है, पहली बात ये डिटर्मिनेबल नहीं है, और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देने वो बातें बताता हूं, लेकिन फिलहाल ये एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो इसको कॉस्ट पे रख लो, पर दो बातों का ध्यान रखना, रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन भी हो तो 0 ज्यूम करना, और फेयर वैल्यू बाद में पता लग भी जाए तो, बाकी कुछ एडिशनल बातें इसके बारे में बतानी है, वो भी नहीं, अभी जरा नोट पूरा करनी, ठीक है। चलो अब इसकी तो कॉस्ट पर ही इसको रखना पड़ेगा। वो कहता है दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन यकम जनवरी 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। तो यकम जनवरी 16 पर ये हमारी कंप्लीट हो गई थी, इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन। इट्स टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज, ये इग्नोर कर दी मैंने, ठीक है, सही है। बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, यानी कि 10 साल इसकी लाइफ अभी भी हुई है। अब 31 दिसंबर, थोड़ा स्मार्टली ना लिख लें इसको, 12.5 इसके जैसी वर्किंग करनी है ना, इंटू 7 कितना बना था इसका, 80। चलो ऐसे ही वर्किंग नंबर 8 होनी है, ठीक है, वर्किंग 10 है, सॉरी वर्किंग 10 मैं जरा इसके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए तो दरअसल क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 18, सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है ना। लेकिन अब मामला एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब हम आए इस प्रॉपर्टी के पास, हमें चाहिए यकम जनवरी 19 का ओपनिंग, लेकिन उसको निकालेंगे हम 31 दिसंबर, सॉरी इधर नहीं, इधर पड़ा है, यकम जनवरी 19 का ओपनिंग चाहिए, लेकिन उसको हम निकालेंगे 31 दिसंबर 18। अब हमने ग्वादर वाली प्रॉपर्टी से पूछा, क्या आप कभी फेयर वैल्यू पर गई? देखा फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं, मैंने इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या पड़ी होगी, कॉस्ट, कितनी है वो कॉस्ट, तो ओपनिंग में 5,000 रुपए कॉस्ट। कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती इसमें। अगली बात, लेकिन चूंकि ये कॉस्ट मॉडल पर है, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पर आ गई है, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। ये डेप्रिशिएट होती भी रही है पास्ट में और आगे भी डेप्रिशिएट होती रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करें जी, अब 31 दिसंबर 18 पे चूंकि हम खड़े हैं, तो वहां पे खड़े होकर हमने इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है। लाइफ क्या गिवन है, 10 साल, तो हम यहाँ पे आए, अगेन वैसे ही करना, बिल्कुल वैसे ही करना, 5,000 रुपए ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये कितना आएगा, हाँ ये 500 एक साल की डेप्रिसिएशन है। ये इसलिए निकाल ली कि इस साल की तो निकालनी थी। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, थोड़ा पहले थोड़ा हार्ड वर्क करके बैठे हुए हैं कि थोड़ी सी वर्किंग करनी हो जाए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम। कल से इंशाल्लाह खत्म ये कहानी, हाँ नेट प्रैक्टिस चल रही थी, एक ही जगह बॉल फेंक के आपकी आई साइड कराई है। अब कल फिर बस, कल तो फास्ट बॉलें आएंगी, फास्ट बड़े लड़के लाऊंगा मैं। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं, ये लाइफ कितनी है जी, लाइफ इसकी थी 10 साल, और किस दिन खरीदा था, बनाई थी इसको, ये हमने यकम जनवरी 16, तो आप यकम जनवरी 16 पर ही अगर बिल्डिंग आई थी 31 दिसंबर 16, 17, 18, बस 3 साल इंटू 3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये दोनों वर्किंग इसमें, दोनों चीजें इसमें वर्किंग में आ गई, ठीक है। 1500 तो आ जाएगा ओपनिंग, इसका मतलब हमें इसकी जरूरत पड़ ही गई, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया जी, यहां पे आएगा, बोलो 1500, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जी, 500। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल तो इसका हो ही सकता था ना, कोई ट्रांसफर इसमें तो होता नहीं है। इसमें एक चीज आ सकती है, अगर डिस्पोजल होता इसका तो उसी तरह से होता कि एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकलती और एक्यूमुलेशन निकलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्लोजिंग हमें चाहिए, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2000 आ जाएगा, और बुक वैल्यू हमारी बन जाएगी 5,000 में से 2,000 निकालेंगे तो 3,000, ठीक है जी, और सही है। अब एक टोटल का कॉलम भी आपको नजर आ रहा है, सवाल खत्म हो गया ना हमारा। तो इसमें कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 10 ईयर्स यूज हुए। भाई बात समझ आ गई? तो एक सिर्फ है, ओहो ऊपर वाला तो 5,000 लिखवाया नहीं आपने, ये 5,000 आ रही है, ठीक है जी। कैसा लगा नोट? अब जरा टोटल का कॉलम 1 200 5500 8200 माइनस ये 1200 माइनस में है, और 200 400 600 प्लस में है, तो नेट में 600 माइनस आ गया ना, और ये सबका टोटल करना है जी।
ट्रांसफर इन आउट 0 हो गया, 2 इन 2 आउट, चलो अल्लाह की मर्जी जी। आज के दिन में हो जाएगा 1300 जमा 1300 जमा 4300 जमा 5000, बोलो 11900। सही है जी, कंफर्म भी करते जाएं। उसके बाद चलो बाकी कुछ मुझे भी करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता जी। कितना आ गया? 11,900 में से 2,000 माइनस करें, 90 टोटल 1,000 कोई डिस्पोजल नहीं, 50 माइनस 250 ऐड, और बताओ जी टोटल 2200 आ गया, 87.5 जी। टोटल कर देंगे इसका, मैं खुद ही कर लूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कहता है खुद ही का जी। 80 नहीं 100 जी। इसका टोटल करें 163 और 20। अब इधर देखें, ये कहाँ जाया करता था, याद करके बताएं। बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स में आया करता था ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके आगे लिखा होगा आपने नोट नंबर 52037 यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके 2037 की डिटेल देखनी है तो नोट्स में नंबर 5 नोट जाके देखो, वो देख लेगा। फिर साथ ही आज एक नई चीज आई, इन्वेस्टमेंट। ये भी तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जैसा ही नॉन करंट एसेट है, यहीं पे नजर आएगा। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 900 नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट में। यूजर, अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो नोट नंबर, चलो बीच में कुछ 6 हो गया होगा कोई और, बस वो आपने 7 लिखवाया था, मैंने 5 लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। ये सब नोट्स की तरफ मैं जाता हूं, पहले इसके सब नोट्स की बात कर लें। रिवैल्यूएशन है यहाँ पे नहीं है ना, तो इसलिए लास्ट रिवैल्यूएशन किसने की, बताने की जरूरत नहीं है। रियल सरप्लस की मूवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, और हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाली जरूरत भी इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज काबिल जिक्र नहीं है कि मैं कोई सब नोट बनाऊं इसका, इसकी तो कहानी होगी खत्म। अब बारी आती है इसके सब नोट्स की। तो नोट नंबर 7.1, अच्छा यहां पे मैं आपको एक चीज पढ़ाता चलूं। जरा ऐसे ही थोड़ा सा गौर फरमाएं, डिस्क्लोजर्स क्या क्या हैं सामने हैं, जरा यहीं से फिर एडिशनल डिस्क्लोजर्स निकालते हैं। असल में ना आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये बात नहीं लिखी गई है कि रीवैल्यूअर का नाम लिखें, अगर आ जाए तो लिख देना, ना आए तो मसला नहीं। बहरहाल मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको साथ साथ। अभी जो अगले 20 मिनट हैं, तकरीबन 15 मिनट जेन्युइन वाले, और 5-7 मिनट ऊपर भी चले जाते हैं, 10 मिनट, लेकिन चलेंगे आराम से पढ़ लेंगे हम, 5 मिनट में पढ़ लेने। तो मैं यहाँ से पढ़ाना चाहूंगा ताकि साथ साथ हम देखते भी जाए। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं जी, IAS 16 की हैं, इसलिए IAS 16 की बात नहीं होगी यहाँ पे। उरले वाला नोट छाड़ दो, सिर्फ परे वाला नोट देखना है आपने। एंटिटी शैल डिस्क्लोज, ये लाजमी है बताना, क्या क्या बताएंगे, वेदर इट अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। साथ के साथ देखते हैं हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं या कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अभी इसने सिर्फ ये बात की, IAS 16 के यहाँ पर डिस्क्लोजर देते उसने कहा था कि साथ ही कहा था कि लाइव बताओ, ये बताओ, वो बताओ, लेकिन वो अलग से जाकर बताएगा कॉस्ट मॉडल वालों के लिए। यहाँ पर सिर्फ क्या बताना है आपने, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ कि नहीं। अच्छा वो आगे कहता है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट द क्राइटेरिया इट यूजेस टू डिस्टिंग्विश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये भी एक ऐसी एडिशनल सी बात है कि अगर आप बाइफरकेट करना नहीं पा रहे, जैसे मैंने कहा था, कभी कभी ज्वाइंटली मतलब यूज वाली प्रॉपर्टी भी होती है जो पार्टली ओन, मतलब पार्टली IAS 16 में बिजनेस यूज के लिए होती है और पार्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उनको कभी कभी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो रहा होता है, इंसान बन जाए डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई मामला है कि क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट, तो जिस क्राइटेरिया को यूज करके आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IAS 16 से अलग किया है वो क्राइटेरिया बता दो, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या पता, आपको अगर सवाल के अंदर ऐसी कोई बात लिखी हुई मिलेगी तो वो आप एज इट इज लिख देना, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और PPE को अलग करना मुश्किल हो रहा है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आपने बनाया होगा जिस पर अलग किया हो, तो वो क्राइटेरिया सिर्फ हमें भी लिखकर बता दो, यूजर को भी लिखकर बता दो, ठीक है। पहली चीज क्या बताई जी, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो बताओ। दूसरा, अगर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट है तो क्राइटेरिया यूजेस टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, वो बता दें। नेक्स्ट, ठीक है, वो कहता है द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू measured or disclosed in financial statement of investment property is based on a valuation by independent valuer who holds recognized and relevant professional qualification and has recent experience in location and category of investment property being valued. If there is no such valuation, the fact will be disclosed. यानी वो कह रहा है कि पहली बात तो ये बताओ कि किस हद तक फेयर वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वो बेस्ड है वैल्यूएशन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अगली बात उसी की खसूसियात बताई गई हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, उसका रिसेंट एक्सपीरियंस इसी लोकेशन इसी कैटेगरी में है, ठीक है, जो वैल्यू हो रही है। और अगर ऐसी कहानी नहीं है, यानी कोई ऐसा वैल्यूअर नहीं है, देयर इज नो सच वैल्यूएशन, द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड।
यानी कि उसने कहा है अगर कोई बात मैंने कहा ना कि वो लिख देगा तो आपने भी लिख देना, ठीक है। ये बस एज मैयर नॉट डिस्क्लोज, ये क्या है मैं बताता हूँ। अभी आपने काटा नहीं, आपने काटा, मैंने छुपाया जरा। अगली बात पढ़ेंगे ना तो उसके बाद फिर यहाँ से पढ़ा दूंगा। ओके जी, तो देखिए वो कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर पर किस हद तक डिपेंडेंट है, आगे उसकी खसूसियात, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये फैक्ट बता दो कि हमने फेयर वैल्यू किसी भी वैल्यूअर से डिटरमिन नहीं कराई है। ऐसे भी तो होता है ना, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं तो कोई प्रोफेशनल वैल्यूअर की जरूरत नहीं भी पड़ती है। अक्सर उस मार्केट के अंदर जो है वो आपको रेट्स पता ही होते हैं सेल परचेज के वजह से। तो अगर ऐसा नहीं किया आपने तो वो बता दें, अगर किसी वैल्यूअर से आपने लगवाई है तो वो बता दें, ठीक है। अब मेरे सवाल के अंदर कहीं लिखा हुआ था कोई वैल्यूअर शैल्यूअर का जिक्र था, किसी पास पेपर में देखते हैं कहीं पे लिखा हो शायद, तो फिर उसको मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है हमने। फेयर वैल्यू ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज, बस ये लिख दिया उसने। फेयर वैल्यू इंक्रीज, कोई बात कर नहीं रहा, किसी बंदे से हमने करवाई है IS 40। जी बेटा, फेयर वैल्यू ऑन वेरियस डेट्स, सिर्फ फेयर वैल्यू दे रहा है, कहीं वो ये नहीं बता रहा कि फेयर वैल्यू हमने किसी से लगवाई है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लो, फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स इज एज फॉलोज, ठीक है। और वो यूज करता है फेयर वैल्यू मॉडल, तो कहीं पे उसने ऐसी बात नहीं की। जब ऐसी बात नहीं करता फिर ICAP का सोल्यूशन में भी, मैं ये 3 जगह पे आपको फेयर वैल्यूज दिखाई है, सोल्यूशन में जाके देखें, डिस्क्लोजर में भी वो नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती करना चाहें तो लिख दें बेशक, मेरे ख्याल में इसमें कोई लिखने की जरूरत है नहीं। एक यहाँ पर आ गया 17 में, 18 में, और नहीं कहीं पे तो एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, 19 में नोट है, तो नोट भी ऐसे ही होगा, चेक करें जरा। हम कॉन्फिडेंट तो हो थोड़ा सा, वाह वाह माशाल्लाह, हमने देखो क्या कर लिया। ये है PPE का नोट, जान दोगे, और PPE का नोट, ये देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, इतना सा, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, डिस्पोजल, फेयर वैल्यू, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, बस मेजरमेंट बेसिस फेयर वैल्यू, आगे कुछ भी नहीं है। फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, ये इतना जबरदस्ती करके मैंने को लिख दिया था, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, हर्ज नहीं है, ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, एक और सवाल देखो, ये तो एक्सट्रैक्ट्स है, इससे आगे एक होगा PPE का नोट, देखो एक ही सवाल के अंदर दोनों, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, प्रॉपर्टी का नोट देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, फेयर वैल्यू, डिस्पोजल, क्लोजिंग, मेजरमेंट बेसिस, बस रेंटल इनकम आगे नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं पर अगर कोई निशानी दे दे तो आप भी लिख दें, नहीं तो काम चलेगा। तो मेरे ख्याल में तो आसान है, एक लाइन लिख दिया करेंगे, क्या, फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है। अगर हो तो लिख देना आपने भी कि फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। ये मैंने इसलिए लिख दिया बेटा कि जितना भी जुमला इस बारे में लिखा होगा, क्योंकि वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना, वो कहता है कि बताओ फेयर वैल्यू कितनी दूसरों पर डिपेंडेंट है, कितना वो क्या क्या उसकी खसूसियात हैं, ऐसी कोई लाइन अगर सवाल में दी हो तो आपने भी लिख ली, ना दी हो तो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे 16 में भी था, एक्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड। इसको 1 मिनट छोड़ दो वैसे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन रियलाइजेबिलिटी की मतलब चलो देख लो फर्क क्या पड़ता है, मैं चाह रहा हूं अगले वाले जरा पढ़ लें। ये क्या है, ये जनरल डिस्क्लोजर्स बन रहे हैं, ठीक है। बहरहाल वो कहता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बेचने पर, रियलाइजेबिलिटी किसे कहते हैं, बेच कर जो पैसे आएंगे, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई हुकूमत ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, आप उसको बेच कर रियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। या जो पैसे आपको आने हैं डिस्पोजल से, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, एग्जिस्ट करती है कोई रिस्ट्रिक्शन, किस पर, ऑन रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल। यानी कि आपकी रिस्ट्रिक्शन है किस पर, आपकी रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको बेचने की, उससे पैसे जो इनकम के आ रहे हैं रेंटल उसके ऊपर है, या उसको बेचकर जो पैसे आने हैं उसके ऊपर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो क्या करो, डिस्क्लोज करो। अब ये क्या करेंगे आप, अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई होगी कि गवर्नमेंट ने जब वो पाबंदी लगाई है कि आप इस प्रॉपर्टी को 10 साल तक बेच नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है, आप उसके ऊपर क्या कर दो, सब नोट्स के अंदर इसकी बात कर दो कि एग्जिस्ट करती है रिस्ट्रिक्शन ऑन रियलाइजेबिलिटी या ऑन रेमिटेंस ऑफ इनकम या ऑन प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल। जिस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जस्ट क्या कर दो, डिस्क्लोज। अगर ऐसी कोई बात सवाल में आ जाएगी तो आपने जस्ट क्या करना है, सब नोट्स में उसको डाल देना है। अब मेरे सवाल में ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लिखा, ओके। यानी आपने ये तो चले लिख दिया आपने, जी बेटा पैसे आना, रेमिटेंस ऑफ इनकम का आना, फॉरेन रेमिटेंस ना कंफ्यूज करें, फॉरेन लफ्ज लिखा तो मैं कहता बाहर से इनकम का आना, रेमिटेंस का मतलब है पैसों का आना, ठीक है। तो रेंटल इनकम ही आती है ना नॉर्मली से, तो इनकम का आना, अगर उसके ऊपर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप उस इनकम को यूज नहीं कर सकते, या आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनकम यूज कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बेच के पैसे यूज नहीं कर सकते, कोई सी भी पाबंदी लगी हुई है, तो जो पाबंदी हो वो आपने बता देनी है, अगर कोई है तो, नहीं है तो ठीक है। और आपने इस साल 19 में हम खड़े हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है दुबई के शेख से कि बुर्ज खलीफा आप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बुर्ज खलीफा खरीदना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, तो यूजर को पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर चुके हैं। हालांकि अभी आपने खरीदी तो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स PPE के अंदर भी बतानी होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बतानी होती है। अगर फ्यूचर में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप कोई आइटम खरीदेंगे, PPE के नोट के अंदर बताएंगे, उसका अगर कोई आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट हो गया लेकिन अभी आई नहीं है, यूजर को बता दो। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्यूचर में बनाने का या खरीदने का आपने सोच लिया, एग्रीमेंट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, तो आपने भी वो खरीदी या बनाई नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नजर तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने यूजर को लिख के बता दो, पढ़ो, कॉन्ट्रेक्चुअल
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपने अगर जो है वो कर ली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपने, किस लिए? परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनहांसमेंट, कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिससे उसने बढ़ना है, खरीद के, बना के, रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट किया, ऐसी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी वो काम हुआ नहीं, फ्यूचर में बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बनी नहीं, फ्यूचर में खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, खरीदी नहीं, फ्यूचर में रिपेयर करेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया है, तो उसमें कभी कभी एडवांस वगैरह भी आप पे कर देते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो नहीं आएगा, तो करंट एसेट में नजर आ रहा होगा। तो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है तो आपने उसको क्या करना है, बता देना है सब नोट्स में। तो मेरे ख्याल में मैं ए को तो वैसे आपके मेन नोट का पार्ट बना देता हूं ना कि आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया या कॉस्ट मॉडल यूज किया, इसलिए मैं इसको नहीं कहता सब नोट्स का पार्ट, हालांकि सब नोट कह सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, अगर नजर आ जाए सवाल में तो इनको कहां पे लिख देना है आपने, सब नोट्स में। ठीक है, क्या क्या लिखना है? अगर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट थी तो क्राइटेरिया बताओ कैसे आपने अलग अलग किया। नंबर 2 के क्या है वो एक्सटेंट के फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो बेस कर रही है वैल्यूएशन, एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। कोई लाइन लिखी हो तो लिख देंगे। फिर तीसरी चीज, कोई अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट करती है रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, उसकी रेमिटेंस इनकम पर या उसकी प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल पर, कोई ऐसी चीज है तो डिस्क्लोज कर दें। और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आपने कर ली, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट कोई कर लिया आपने, परचेज करने की, कंस्ट्रक्ट करने की, रिपेयर करने की, फ्यूचर के अंदर अभी हुआ नहीं है, तो ये सब क्या करना है आपने, ये आपने डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज कहां कर देंगे, सब नोट्स के अंदर डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज आपको सवाल के अंदर नजर आ जाए तो सुकून मारें, बस लिख दें सब नोट्स के अंदर। मसला क्या है, मेरे सवाल में कोई भी ऐसी बात, मैंने फेयर वैल्यू वाली भी जबरदस्ती लिखी है, वो भी कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, बाकी ऐसी कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रही। चलें आगे वो कहता है अगली बात, रेकंसिलिएशन बनाओ। एंटी शैल डिस्क्लोज अ रेकंसिलिएशन बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड। रेकंसिलिएशन शो करो कैरिंग अमाउंट के अंदर, कैरिंग अमाउंट की रेकंसिलिएशन शो करो, कहां से कहां तक, बिगिनिंग से एंड तक, जिसमें क्या चीजें शो करो आप बताओ। कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, कोई ट्रांसफर इन आउट है, ये बताना है ना। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो कहता है एंटी शैल डिस्क्लोज, पहले तो हो गया ना जनरल डिस्क्लोजर, मैं कह लेता हूं, अब आगे मेन नोट की तरफ आगे। एंटी शैल डिस्क्लोज आर रेकंसिलिएशन, ठीक है जी, बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगिनिंग एंड एंड, शोइंग एडिशंस, एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर सेपरेटली। ठीक है, ये देख लेना। वो कहता है कि अगर आपने कोई खरीदी है या अपनी ही प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उस पर 2 मंजिलें और बना ली हैं, तो इनको अलग अलग दिखाना। क्या मतलब आप जैसे एडिशन कर रहे होते हैं, आपने यहाँ पे लिखा होता है ना, ग्रॉस कैरिंग ऑर्डर में लिखा होगा, वहां जगह नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओपनिंग एडिशन होता है ना, एडिशन, तो एडिशन में आपने बस यूं कर देना है, एक्वायर्ड, और दूसरा कौन सा लिखा होता है ना, सब्सिक्वेंट, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, तो ठीक है ना। उसके बाद वैसे ही ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, बस वो ये कह रहा है ऐसा हुआ तो नहीं, हो जाए तो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1500 रुपए की, फिर आपने कहा नहीं यार इस पे थोड़ा सा और खर्चा करते हैं, इसकी एक मंजिल और बना लेते हैं, तो 500 आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी कर दिया, तो ये टोटल आपका 2000 पर पहुंच गई है ये प्रॉपर्टी, लेकिन आपने इसको शो करना है अलग अलग। स्टैंडर्ड ये कह रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली इस बात का आपको पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये नोट ही है बेटा, ये नोट है, नहीं ये नोट है ना बेटा, ग्रॉस कैरिंग, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल्स, ट्रांसफर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और क्लोजिंग। ओपनिंग से क्लोजिंग तक की रेकंसिलिएशन में एडिशन बताओ, डिस्पोजल बताओ, ट्रांसफर बताओ, याद यही रखना है आपने। लेकिन ये न्यूमेरिकली नहीं, चलो थ्योरेटिकली ये बात याद रखो कि स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है कि एडिशन को आप तोड़ के बताओ, एक्वायर्ड और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि हो सकता है ना एक प्रॉपर्टी, अच्छा एक प्रॉपर्टी में दोनों काम नहीं भी हुए, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रॉपर्टी 1 एक्वायर की थी, प्रॉपर्टी 2 जो है वो अपनी ओपनिंग में आ रही थी, उसमें कुछ आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी कर दिया। तो बस ये कहना चाह रहा है कि एक्वायर्ड और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर खुद जो आप करते हैं इनको अलग अलग शो करना। नेक्स्ट याद ये रखना, देखो एडिशन जो मैंने हाईलाइट किया, डिस्पोजल गेन और लॉस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ट्रांसफर और अदर चेंजेस, वो उसने रियायत लिख दिया, कोई और भी हो तो याद सिर्फ ये रखना है, ब्रैकेट वाला सिर्फ आपको एडिशनल बता दिया, तो वही हमने किया। ये देखो आपने ओपनिंग से क्लोजिंग तक रेकंसिलिएशन दिखाई है, एडिशन, डिस्पोजल, चेंज इन फेयर वैल्यू, ट्रांसफर इन आउट। ठीक है, सही है। एंड एंटी शैल आल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट्स, ये हम इस तरह से चल रहे थे ना, चलो एडिशन, डिस्पोजल, नेट गेन लॉस फ्रॉम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ट्रांसफर और अदर चेंजेस। अच्छा, एंटी शैल आल्सो डिस्क्लोज, क्या बताएं यार, और क्या बताएं तुम्हें, द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन P&L फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट जनरेटेड रेंटल इनकम दैट डिड नॉट जनरेटेड। अच्छा, ये फिलहाल अलग ना करें, आज ये फिर पढ़ लेंगे, फिलहाल मैं लिख दूं जरा। हमारे सवाल के अंदर अगर आप और फरमाएं तो आपको इधर ना कर लें सवाल, ताकि वहां डिस्क्लोजर चलते रहे। सवाल हमारा चल रहा था, उसमें एक लाइन आखिर वाली मैंने छोड़ दी थी, उसको लिफ्ट नहीं कराई थी, उसमें क्या था जरा देखें तो सही, कौन सा सवाल था। अच्छा, इसका सोल्यूशन कोई नहीं है चौथे का हमारे पास है ना, सुभान अल्लाह। ये ओह सॉरी आप नहीं देखना, नहीं देखना, किधर गया ये, आखिरी लाइन पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन, नंबर 9 पॉइंट, रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल 2 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेंटल अमाउंटेड टू 850। अब ये लाइन अगर गिवन है सवाल में तो आपने सब नोट में इसको लिख देना। ये मैंने इसलिए नहीं अभी तक लिखवाई थी क्योंकि मैंने ये पॉइंट पढ़ाया नहीं था,
एंटिटी शैल आल्सो डिस्क्लोज, क्या बताया जी इसी नोट के अंदर, बताओ रेंटल इनकम कितनी आई है इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी से और डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आए हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। वो अलग बात है कि उसने कहा एक्सपेंसेस अलग अलग बताओ, जिन्होंने इनकम जनरेट की उन्होंने नहीं, इसको फिलहाल छोड़ो। सादा बात इतनी याद रख लो कि इनकम भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अगर सवाल में गिवन होंगे तो डिस्क्लोज करना है। ये आपको सवाल में नजर भी आएंगे। ओह वो सवाल किधर गया, ये देखो ये जो सवाल में दिखा रहा था आपको, उसके अंदर सवाल आई के अपने सवाल के अंदर ये सवाल में लिख दिया था, तो हमने जब नोट बनाना है तो हमने भी लिख देना है। ये देखो ये कल भी दिखाया था गालिबन, जीएल ओन शोरूम एक यूज कर रहा है और बाकियों को उसने लीज आउट करना है और गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। अब यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, इनकम आ गई, सिर्फ जो इनकम आ गई तो वो भी लिखेंगे आप, सादा बात, ठीक है। कि आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई इनकम हुई है और उस पर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो आपने क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। तो डिस्क्लोज क्या, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, बताना है। बताना कैसे यार, ये लिखा हुआ उठा के लिख दो 7.2 जी, जरा बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी से कॉपी पेस्ट कराओ। रेंटल्स वही कॉपी पेस्ट, रेंटल्स अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल रुपीज 2000, आगे फुल स्टॉप आ गया था और आगे कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस incurred to earn rentals amounted to rupees, अच्छा ये 1000 में आई थी है ना, 12 लाख पूरा कर लेना, ठीक है। डिस्क्लोजर देना है इनकम का भी, और सवाल में गिवन होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, जो गवादर वाली प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली डिटर्मिनेबल, इन एडिशन ऊपर वाली बातें एंटी शैल डिस्क्लोज क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जिसका मसला है वो कौन सी है, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं यूं कह लूं प्लाजा होगा, चलो यहां पे जो सवाल में था नहीं, मैं ऐसे कह देता हूं कि कोई प्लाजा है एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गवादर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गवादर is measured at its cost because fair value is measured at its cost because fair value was, क्या लिखा हुआ था जुमला, नेवर डिटर्मिनेबल मेरे ख्याल में। बहरहाल जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लिख देना, नेवर डिटर्मिनेबल, ठीक है। अब ये क्या बताया हमने, ये उसने क्या कहा था, डिस्क्रिप्शन बताओ। पहली बात क्या कहा उसने, पहली बात क्या बताया उसने, क्या कहा उसने, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, इन एडिशन एंटी शैल डिस्क्लोज। एडिशनली क्या क्या बताओ, एडिशनली क्या क्या बताओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवादर वाली प्रॉपर्टी है, प्लाजा प्लूजा मैंने लिख दिया, कोई बात लिखी तो लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई फेयर वैल्यू कैन बी डिटरमिनेबल रिलायबली, हम कहेंगे वो जो रीजन लिखी होगी वही लिखेंगे ना, मेरे पास रीजन कोई नहीं, मेरे पास लिख दिया फेयर वैल्यू इज नेवर डिटरमिनेबल। आगे को वजह हो सकती है सवाल में लिखी वही लिख देना, जैसे मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे बिकॉज द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अ वेरी फार अवे एरिया एंड देयर इज नो एक्टिव मार्केट देयर। अब वैसी बात सवाल में होगी तो हम भी लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन और फिर एक्सप्लेनेशन व्हाई फेयर वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल। और आगे कहता है इफ पॉसिबल द रेंज ऑफ एस्टिमेट विद इन व्हिच फेयर वैल्यू इज लाइकली टू लाई। क्या मतलब, वो कहता है कि ठीक है फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं, को अंदाजा लगा दो, वो अंदाजा लगा दो। हम कहते हैं जी द रेंज विद इन विच, ये सवाल में लिखा हूं मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, फेयर वैल्यू में फॉल इज रुपीज, ऐसे ही आपको तुक्का लगाओ, क्या कर लें, इज रुपीज 3000 टू 4000, 3000 टू 4000, वो 1000 में चल रहा है, आगे कर लेना। क्या मतलब, रेंज बताओ भाई, रेंज आपने नहीं बतानी ना खुद से, बोलो सवाल में जो गिवन होगी लाइन इसके बारे में लिख देनी है, जितनी इंफॉर्मेशन होगी। जो नहीं होगी तो आज तक आई के आपने टेस्ट नहीं किया, इसको करेगा तो बताएगा प्रॉपर्टी फलां है, फेयर वैल्यू इस वजह से डिटरमिनेबल नहीं है, और इसकी रेंज से काम नहीं चलता। 3000 से 4000 फेयर वैल्यू होगी तो क्या फेयर वैल्यू पे ले आऊं 3000 से 4000 क्या फेयर वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं है ना, इसलिए फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं जा सकते। एक अंदाजा है तो वो बता दो, तो अगर अंदाजा आपको सवाल में गिवन होगा तो लिख दोगे। तो सवाल में अगर ये एडजस्टमेंट आएगी और वो डिस्पोजल भी एडिशनल वाले भी करवाना चाहेगा तो ये लिखेगा इसकी ये नाम है प्रॉपर्टी का, इस वजह से फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं थी और इसकी रेंज ऑफ फेयर वैल्यू ये है। अब अगर ऐसा हो जाए तो आप भी इसको लिख देना एज इट इज, कोई मसला। तो बोलो आगे कहता है द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरिंग अमाउंट एंड गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर वो बिक जाए तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट क्या गेन लॉस का ये भी बताना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहरहाल इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है सिर्फ कॉस्ट मॉडल पर अगर आप हैं तो एडिशनल कुछ डिस्क्लोजर देने हैं, ये अब मैं इंशाल्लाह आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम हो गया खत्म। अब आपने कौन सा सवाल कर लेना है, ये तो आपने कर ही लेना है, दोबारा कर लेना, मुझे पता है दोबारा करेंगे, पहले करना ही होता है दोबारा। अच्छा जी, आपने अब मुझे बताएं आप कौन सा सवाल करना पसंद करेंगे, 17वां, सुन लें 17वां सवाल करना पसंद करेंगे या 19वां, अब आपके ऊपर है, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, 17वां या 19वां, नहीं एक करना है कोई, 17वां कर लें, ठीक है। 17वां मुश्किल ज्यादा था, आपकी मर्जी, ओके जी, चलो 19 कर लें, 19 पेज नंबर 227 क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज।